हाय बच्चों, क्या हाल चाल। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां पर भी होंगे बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से। इसके साथ साथ आप सभी केमिकल बॉन्डिंग की तरफ बहुत स्ट्रांग होंगे। चलिए आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट क्लास 10 के रसायन विज्ञान के सेकेंड चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट ये क्लास 10 के एग्जाम के लिए, और हम उम्मीद करते हैं ना कि ये वीडियो देखने के बाद आपको जरूर ये कंसेप्ट समझ में आएगा, और इसके साथ साथ इनसे जो आने वाले कंसेप्ट होंगे ना, इनके अकॉर्डिंग जो आने वाले कंसेप्ट होंगे नेक्स्ट क्लास में वो भी बहुत आसान हो जाएंगे। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले हम इन कंसेप्ट को देख लेते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग को क्लास 10 के बोर्ड में बहुत बम्पर नंबर लाना है, और इसके साथ साथ इसके ऊपर वाले क्लास में भी बहुत बम्पर नॉलेज लाना है। तो चलिए हम सबसे पहले ज्यादा टाइम वेस्ट न करके इस कंसेप्ट को देख लेते हैं। क्लियर? अब ये जो कंसेप्ट है, चैप्टर का नाम क्या है? अम्ल क्षारक तथा लवण। क्लियर? अम्ल क्षारक तथा लवण। आपको मालूम होगा ना कि इसके पहले जब पदार्थ यानी जब मानव जातियों में दिमाग का सकते मानव जातियों में जब विकास होता चलता गया तो आपको मालूम होगा कि ना कि जैसे जैसे पदार्थ पाए गए पृथ्वी पर उनको उन्होंने डिवाइडेशन करना स्टार्ट कर दिया। तो बहुत से वैज्ञानिकों ने क्या किया कि सबसे पहले छू कर, देख कर, अनुभव करके उसको डिवाइड किया, तो उसको पदार्थ बोला था। लेकिन जब कुछ समय बीतता गया ना, तो पदार्थ जो थे, वस्तु जो थे, उनको चेक कर, उनको टेस्ट कर डिवाइडेशन करना स्टार्ट किया। तो जैसे हम सपोज बता रहे हैं ना कि मान लीजिए अर्थ है, अर्थ में जितने पदार्थ पाए गए ना, सभी साइंटिस्टों ने इसको टच करके, छू कर, देख कर, महसूस करके डिवाइडेशन स्टार्ट किया। तो उसका नाम उन्होंने क्या रख दिया? मैटर। क्या रख दिया था? मैटर, यानी पदार्थ रखा था। क्या रखा था? पदार्थ। अब उसके अकॉर्डिंग उन्होंने डिवाइड किया था। आपको मालूम है, ये तो क्लास 9th में पढ़ाया गया होगा। उसके साथ साथ ये पदार्थ जो बताया गया फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग तीन तरह से होता था: सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन जब कुछ समय बीता तो ये जो अर्थ में पाए गए वस्तु ने उनको टेस्ट करके उनका डिवाइडेशन स्टार्ट किया गया, चेक कर उनका डिवाइडेशन स्टार्ट किया गया। तो वो चेक कर डिवाइडेशन स्टार्ट किया गया, तो वह तीन तरह से पाया गया। आपको मालूम है, जो खाने में, जो टेस्ट में, जो स्वाद में खट्टापन हो, क्या हो? खट्टापन। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनिए, लॉजिकली बता रहा हूँ, इमेजिंग बता रहा हूँ, उसके बाद समझ में आएगा। जो खट्टापन हो वो क्या होता था? एसिड होता था, अम्ल होता था। क्या होता था? अम्ल। जो खाने में तीखा लगता हो, कैसा लगता हो? तीखा या कड़वापन लगता था। कैसा लगता था? कड़वापन। तो उसको क्या रखा गया? क्षारक। किसमें रखा गया? क्षारक। और इन्हीं वस्तुओं में से जिस पदार्थों को चखा गया, जो क्या लगता था? खारा। कैसा लगता था? खारा। क्लियर? अब उनको रखा गया किसमें? लवण में। ये सब कंसेप्ट थोड़ा सा बेसिकली आपके लिए बताया जा रहा है। अरे सर, हमने बोला ना, इसके पहले वाले कंसेप्ट में आपको पढ़ाया गया 9th में कि पदार्थों को छूकर, देखकर, अनुभव करके उसका डिवाइडेशन किया गया था। तो उसे बोलते थे, पहले हम सिंपल से वर्ड में पदार्थ बोलते थे। अब ये पदार्थ जो है ना, उनको तीन तरह से क्लासिफाइड किया गया था। जो छूने पर कड़क दिखता था, रिजिड दिखता था, उसको सॉलिड बोला गया था। जो तरल के जैसा दिखता था बट अनुभव होता था कि ये ठंडा है, गर्म, उसको कैसा दिया गया? लिक्विड। और जो छूने के बाद कोई रिस्पांस नहीं मिलता था, मतलब वो दिख नहीं सकता था, लेकिन वो हमको अनुभव देता था ठंडा, गर्म, और कह सकते हैं इस तरह हमको अनुभव मिलता था, तो उसको बोला गया था गैस। ये तो बात केवल देखने और छूने समझने के आधार पर थी पदार्थों को। लेकिन जब कुछ समय बीता गया तो पदार्थ को, वस्तु को छू कर नहीं, देख कर नहीं, बल्कि उनको टेस्ट करके क्लासिफाइड किया गया। तो जो खाने में, जो पदार्थ खाने में खट्टा लगता था, तो उनको क्या रखा गया? साइंटिस्ट ने क्या रखा? उस समय के महापुरुषों ने उसका जो खाने में खट्टा लगता था तो उसको क्या नाम उन्होंने बोला? अम्ल बोला था। क्या बोला था? अम्ल। और जो खाने में तीखापन लगता हो, कड़वापन लगता हो, उसको क्या रखा गया नाम? क्षारक। जो खारा लगता था, कैसा लगता था? खारा। अब कह सकता कि नमकीन जैसा, नुनखार जैसा लगता था, उसको बोला जाता था क्षारक। क्या था? क्षारक। ये तो बेसिकली ज्ञान था उसके मतलब ये बेसिकली ज्ञान था उस महापुरुषों की जिन्होंने डिवाइडेशन किया। लेकिन जब कुछ समय बीतता गया तो इनका एक स्पेशल डेफिनेशन बनाया गया, इनका स्पेशल एक डिफिनेशन बनाया गया, कंसेप्ट बनाया गया, जिसके अकॉर्डिंग हमारा पूरा साइंस इन पर डिपेंड होता है। और पूरी साइंस में पूरे रिएक्शन, पूरे मैकेनिज्म, पूरे लॉजिक कह सकते हैं कि जितने भी लाइफ में हम लोग यूज करते हैं, मेडिसिन से लेकर अदर केमिकल कंपाउंड, वो सब इन्हीं छोटे छोटे कंसेप्ट पर डिपेंड होता है। आगे बस। चलिए सबसे पहले हम जितनी बातें बोले इनका फटाफट डिसीजन सॉल्व लो, उसके बाद इसके अंदर कंसेप्ट को चलते। क्लियर? चलिए अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले एक कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है एसिड। यानी हम बोले ना कि इस कंसेप्ट में पढ़ना क्या है? अम्ल, क्षारक तथा लवण। तो अब हम एक कंसेप्ट को सबसे पहले डिस्कस करेंगे, अम्ल, उसके बाद क्षारक, फिर लवण
क्लियर। तब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलेंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करेंगे, इसको लर्न करते चलेंगे, तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर। चलिए सबसे पहले देखिए जो हमारा फर्स्ट है अम्ल, क्या लिखा गया है, अम्ल। अम्ल को इंग्लिश में बोला जाता है एसिड। क्या बोला जाता है, एसिड। अब यहाँ पर सवाल है सर एसिड क्यों बोला गया, और कोई वर्ड नहीं था। देखो ध्यान से, हम लोग को जो एसिड बोला गया ना, एसिड जो लिया गया एसिडस सबसे लिया गया, किससे लिया गया, एसिडस, एसिडस। और एसिडस का मीन्स होता है, एसिडस मतलब होता है खट्टापन। यानी फिर सुनो, अम्ल को इंग्लिश में बोला जाता है एसिड, और एसिड जो है एसिडस सबसे लिया गया, और एसिडस का मतलब होता है खट्टापन। यानी वह वस्तु, वह पदार्थ जो आपको खाने में खट्टा लगता हो, आपके स्वाद में खट्टा लगता हो, उसे हम बोलते हैं अम्ल। आगे बात समझ, एक बार और सुनो ध्यान से, वह वस्तु, वह पदार्थ जो खाने में, जो चेक करने में, टेस्ट करने में अगर खट्टा लगता हो, तो उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अम्ल। आगे बात समझ। अब यहाँ पर देखो जैसे लिखा गया, इसका डिफिनेशन क्या है, वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो, खट्टा लगता हो, तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अम्ल। फिर सुनो, वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा लगता हो तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल करता हो, उसे कहते हैं अम्ल, कहते हैं, क्या कहते हैं, अम्ल। जैसे एग्जांपल बहुत सारे लिखे गए हैं, ढेर सारे एग्जांपल, क्योंकि एग्जांपल बहुत जरूरी होता है किसी भी केमिकल कंपाउंड में। अगर डिफिनेशन याद कर लो तो एग्जांपल मोस्ट होता है। क्लियर। जैसे एग्जांपल देखो, सिट्रिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। उसके बाद लिखा गया है ये जो पाए जाते हैं, किन किन मैटर में पाया जाते हैं, किन किन वस्तु में पाया जाता है, किन किन फ्रूट में पाया जाता है। देखो सिट्रिक जो होता है ना, वो किसमें पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है। और उसके अलावा सभी रसेदार जो फल होते हैं, जैसे संतरा हुआ, मौसमी हुआ, ये जो होते हैं, किन्नू हुआ, ये जितने रसेदार फल होते हैं ना, उनमें ये सिट्रिक एसिड पाया जाता है। आगे बात समझ। अब उसके बाद लिखा गया ऑक्सैलिक। ऑक्सैलिक जो होता है टमाटर में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, टमाटर में। और उसके बाद लिखा है टार्टरिक अम्ल। ये जो टार्टरिक अम्ल होता है ना, ये पाया जाता है किसमें, इमली में पाया था। किसमें पाया था, इमली, और कह सकते हैं आम में भी मिलता है लगभग। तो ये जो होते हैं टार्टरिक अम्ल और ऑक्सैलिक और सिट्रिक, ये हमारे कहाँ पर मिलते हैं, फल और फ्रूट में कह सकते हो मिलते हैं, फ्रूट ही मिलते हैं। अब उसके साथ साथ इनके अलावा भी और कुछ एसिड है, जैसे देखो HCl है, HNO3, H2SO4, HCN, उसके बाद CH3, COOH, उसके बाद CHCO। यानी इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड। नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 का नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, और उसका नाम है हाइड्रोजन साइनाइड। उसके बाद का नाम एथनोइक एसिड। उसके बाद क्या है, फार्मिक एसिड। क्लियर। फॉर्मेलियाइड, फार्मिक नहीं बोल सकते, फॉर्मेलियाइड। तो ये हमारे क्या है, अम्ल के डिफिनेशन। आगे बात सबको समझ में आ गया। एक बार और बता दे रहे हैं, अम्ल वह पदार्थ होता है जो आपको खाने में, जो आपको टेस्ट लेने में अगर खट्टा लगता हो, वैसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अम्ल। और यहाँ पर लिखा गया डिफिनेशन, अम्ल किससे कहते हैं। क्लियर। अब ये जो डिफिनेशन है, इसके बाद यही नहीं, अम्ल भी कई वैरायटी के होते हैं। एक होता है प्रबल, दूसरा होता है दुर्लभ। तो पहले जितना ये कंसेप्ट है, इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम इसके टाइप्स के अंदर चलते हैं, फिर इनके एक नियम जो दिया उसको चलते हैं, फिर एक आगे हम लोग स्टेप बाय बढ़ते हैं। क्लियर। तब तक इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो। चलिए अब हम लोग चलते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट कंसेप्ट है अम्ल के प्रकार। अगर देखा जाए, अम्ल भी दो प्रकार से होते हैं, अम्ल भी दो प्रकार से होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा होता है वीक एसिड। हमने बोला ना कि अम्ल, अब तक हम लोग सीखे अम्ल किससे कहते हैं, अम्ल के एग्जाम्पल सीखे थे, साथ में नेचुरल कुछ इनके प्रोडक्ट भी सीखे थे, कौन कौन पाया जाता है, जिसमें कौन फल फ्रूट बताया गया था। उसके साथ अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे ना, अम्ल के प्रकार। अम्ल भी दो प्रकार से होते हैं, और एक पहला आता है प्रबल अम्ल, दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। यानी पहला जो होता है प्रबल अम्ल, इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। दूसरा होता है दुर्लभ अम्ल, जिसको इंग्लिश में बोलता है वीक एसिड। अब यहाँ पर लिखा गया ना, एसिड, ऑल एसिड डिवाइडेड टू पार्ट। फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड, सेकंड है वीक एसिड। यानी जो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, वह एसिड जो जल में घोलने पर, वह एसिड जिसको जल में घोलने पर आसानी से अगर वो आयनित हो जाता हो, आसानी से H+ आयन दे देता हो, उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे एग्जांपल इनके डिफिनेशन में लिखा गया, वह अम्ल जो जल में आसानी से आयनित हो जाते हो, और उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। या कह सकते हैं कि वह अम्ल जो जल में घोलने पर आसानी से H+ आयन दे देते हो, उसे कहते हैं प्रबल अम्ल। जैसे एग्जांपल प्रबल अम्ल के कौन कौन होंगे, सभी एक मिनट देखो ध्यान से, जितने सभी इनऑर्गेनिक एसिड होंगे वो ऑलरेडी क्या होंगे, प्रबल अम्ल। जैसे एग्जांपल आपके सामने दिख रहा है, HCl, H2SO4, HNO3, ये सब क्या है, प्रबल अम्ल है। आगे बस इनको अगर जल में घोलेंगे, जैसे देख लो, अगर इसको जल में घोला जाएगा ना, सपोज दैट कौन है, H2SO4 ले रहे हैं हम लोग, H2SO4। अगर इसको हम जल में घोलेंगे ना, लिखोगे जलीय, क्या लिखोगे, जली।
ये बहुत तेजी से H प्लस आयन दे देंगे, H प्लस आयन दे देंगे। आ रही बात समझ? अब यहाँ पर सवाल था ऐसा क्यों होगा, ये आसानी से H प्लस आयन क्यों देंगे, आसानी से H प्लस आयन क्यों देंगे। देखो ध्यान से, यहाँ पर इसको अगर हम इस तरह बनाएंगे ना, इसका स्ट्रक्चर होगा H2SO4 का इस तरह, क्लियर। अब यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर एग्जैक्ट बना दे रहे हैं, सही वाला स्ट्रक्चर। हालांकि इसका सभी लोग कई तरीका से बनाते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर होगा ये। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ पर हाइड्रोजन, इनके साथ सबसे पावरफुल तत्व जुड़े हैं, यानी इनके साथ खींचने की क्षमता जो कि बहुत ज्यादा होगी। अब इसको अगर हम जल में घोलेंगे तो ये आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा पास, उसके बाद ये तुरंत क्या बना लेगा, H प्लस आयन दे देगा, और क्या दे देगा, ये क्या दे देगा, SO4 दे देगा माइनस। अरे बस यही होता है, किसी कोई दिक्कत। चलो अब उसके बाद दूसरा क्या है, वह अम्ल जो जल में आसानी से, वह अम्ल जो जल में आसानी से आयनित नहीं होते हैं उसे बोलते हैं वीक एसिड। क्या बोलते हैं, वीक एसिड। एक बार ध्यान सुनिएगा, वह अम्ल वह एसिड जो जल में घोलने पर आसानी से आयनित नहीं होते उसे बोलते हैं वीक एसिड या दुर्लभ अम्ल। और इनके एग्जाम्पल जितने कार्बनिक यौगिक में अम्ल पाए जाते हैं, कार्बनिक यानी ऐसा अम्ल जिसमें कार्बन पाया जाता है, वह सभी क्या होंगे, वीक अम्ल होंगे। क्या होंगे, वीक एसिड होंगे, दुर्लभ एसिड होंगे, दुर्लभ अम्ल होंगे। जैसे एग्जाम्पल देखो, हाइड्रोजन साइनाइड, ये भी एक अम्ल है, ये क्या होगा, दुर्बल होगा। उसके बाद एथेनोइक अम्ल, ये भी क्या होता है, दुर्बल अम्ल होता है। और उसके बाद क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, ये क्या होता है, दुर्बल अम्ल होता है। आगे बस समझ। चलो तो ये हमने बोला कि जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं, जितने कार्बनिक यौगिक में अम्ल पाए जाते हैं, सभी कार्बनिक अम्ल ऑलरेडी क्या होते हैं, दुर्बल होते हैं। आगे सर, ये तो था अम्ल के प्रकार। अब देखो इनके क्या है ना, इनको अगर हम जल में घोलेंगे तो आसानी से H प्लस आयन नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि इनके साथ हाइड्रोजन साथ जो भी अगर जुड़ा होगा, जैसे यहीं पर देख लो नॉर्मली, सर दिखाइए, देखो हम ये CH को ले लिए, अब इसको हम तोड़ेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर कार्बन के बाद हमको उसमें 4 और इसके पास क्या है, 1। यहाँ पर क्या था, कार्बन ऑक्सीजन के पास 6 था, इसके पास 1 था। इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होता था, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा सा कम होगा इनकी अपेक्षा। अब इसको अगर हम जल में घोलेंगे तो ये आयनित तो होगा, लेकिन बहुत स्लो होगा, नॉर्मली होगा। आर्य भाषा में तो इस तरह के हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह के अम्ल को दुर्बल अम्ल, क्या बोलेंगे, दुर्बल अम्ल। आ गई बात समझ में। चलो तब तक इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम चलते हैं इनके एक अवधारणा पर, उसके बाद फिर चलेंगे हम लोग क्षार पे। क्लियर, चलो लिख लो। चलिए अब हम लोग देखते हैं ना एक नए कंसेप्ट में, अम्ल को एक्सप्लेन करने वाला, अम्ल को बताने वाला एक सबसे पहले साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था आर्हेनियस। क्या था, आर्हेनियस। क्लियर। अब आर्हेनियस ने क्या बोला ना, कि वह पदार्थ जो जल में घोलने पर, ध्यान सुनिएगा, आर्हेनियस ने बोला ना, वह पदार्थ जो जल में घोलने पर अगर आसानी से H प्लस आयन दे देता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अम्ल। ध्यान सुनो, उन्होंने बोला, क्या लिखा गया, आर्हेनियस की अवधारणा किसके प्रति, अम्ल के प्रति। यहाँ पर लिख सकते हैं एसिड के लिए, फॉर एसिड। तो अब उन्होंने क्या बोला ना, कि वह पदार्थ जो जल में घोलने पर आसानी से H प्लस आयन देता हो, और वह उसके सिवा कोई आयन नहीं देता हो, या वह कोई धनायन आयन नहीं देता हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखो लिखा गया यहाँ पर, HCl, H2SO4, HNO3, H, हाइड्रोजन साइनाइड, ETC। अब एक दिखाया गया एक्सप्लेन करके, यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीका से दिखाया गया HCl। अब इसको जल में घोलने पर दिखाया जा रहा है कि ये H प्लस आसानी से दे सकता है, और यहाँ पर HCl माइनस आसानी से दे सकता है। उसके बाद H2SO4 को जल में घोला गया तो ये आसानी से H प्लस आयन दे दिया, और क्या दे दिया, सल्फेट आयन दिया। क्लियर। तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल। आर्हेनियस ने क्या बोला, एक बार और सुन लो। आर्हेनियस ने बोला कि वह रासायनिक पदार्थ जो जल में घोलने पर आसानी से H प्लस आयन देता हो, उसके बाद कोई धनायन आयन नहीं देता हो, तो उसे बोलते हैं हम लोग अम्ल बोलते हैं। क्या कहते हैं, अम्ल। जैसे एग्जाम्पल लिखा गया। क्लियर हो। चलो अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, डिस्कस करते हैं क्षार पर, वो क्या होता है, उनकी कंसेप्ट समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे कंसेप्ट वाइज चलते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर, जिसका नाम है क्षारक। क्या है, क्षार। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम एसिड की जैसा, अम्ल की जैसा। अब इसको समझ लेते हैं ये क्या होता है। चलिए देख लेते हैं हम लोग, क्षार किससे कहते हैं। लिखा गया हेडिंग क्षार, इंग्लिश में बोलते हैं इसको बेस। क्या बोलते हैं, बेस। क्षार किससे कहते हैं, वह पदार्थ जो स्वाद में तीखा हो या
कड़वा हो या कसैला हो तो उस कसैला लगता हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्षार। एक बार ध्यान सुनो, वह पदार्थ जो स्वाद में तीखा हो या कड़वा हो या कसैला लगता हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्षारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षारक। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पर क्या हमारा, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ETC। यानी ये जान जाओ कि जिसमें OH जुड़ा होगा, जिस मेटल के साथ, जिस कार्बन के साथ, वो ऑलरेडी क्या होगा? क्षारक होगा। आगे दोस्तों एक बार और सुन लेते हैं। क्षारक वह पदार्थ होता है, क्षार वह पदार्थ होता है जो स्वाद में तीखा लगता हो, कड़वा लगता हो या कसैला लगता हो, उसे बोलते हैं क्षार। अब इसको अगर नेचुरली एग्जांपल समझना है कि सर नेचुरल में क्या घर पर पाया जाता है कि नहीं, तो ये पाया जाता है घर पर। जैसे देखो नीम की पत्ती खाने में तीखा लगता है, करेला खाते हो कड़वा लगता है। अब ये जो खाते हो ना, इनके अंदर क्या पाया जाता है? क्षार पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्षार। आगे बस अब यहाँ पर देखना ना कि ये भी अम्ल के जैसा दो प्रकार से होते हैं। एक होता है प्रबल, दूसरा होता है दुर्लभ। यानी प्रबल को हम बोलते हैं इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग और दुर्बल को क्या बोलते हैं हम लोग? वीक। हम बोल सकते हैं कि ऑल बेस डिवाइडेड टू पार्ट। फर्स्ट है वीक बेस, फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग बेस, सेकेंड है वीक बेस। वीक बेस। अब देखो स्ट्रॉन्ग बेस के लिए क्या बोला गया ना, वह पदार्थ जो आसानी से जल में OH आयन नहीं देता हो, आसानी से OH आयन नहीं देता हो, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? सॉरी, हमने बोला वह पदार्थ जो जल में आसानी से OH आयन दे देता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस। क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे हमारा क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सेकेंड सुनो ध्यान से, सेकेंड क्या हमारा? वीक बेस। वह पदार्थ जो जल में घोलने पर आसानी से OH आयन नहीं देता हो, उसे हम लोग बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वीक बेस। क्लियर? तब तक इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद देख लो चलो हो गया सब। अब एक बार और फिर रिवाइज कर दे रहे हैं हम लोग। देखो हमने बोला ना कि बेस किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो जल में, सॉरी, वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो, सॉरी, वह पदार्थ जो स्वाद में तीखा हो और कड़वा हो तथा कसैलापन लगता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्षारक बोलते हैं। जैसे एग्जांपल दिया गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और इसके बाद बोला गया था क्षारक भी दो प्रकार से होते हैं, एक होता है प्रबल क्षार, दूसरा होता है दुर्बल क्षार। और प्रबल की क्या डेफिनेशन होती है? वह पदार्थ जो आसानी से OH आयन दे देता हो, यानी वह पदार्थ जो जल में घोलने पर आसानी से OH आयन दे देता हो, उसे हम बोलते हैं प्रबल क्षार। जैसे एग्जांपल क्या, जितने यस ब्लॉक के धातुओं के साथ, यानी हम कह सकते हैं कि अगर OH जितने यस ब्लॉक धातुओं के साथ जुड़ा होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? प्रबल क्षार बोलेंगे। अब जैसे देखो लिखा गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी ये सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये सब क्या है? यस ब्लॉक के तत्व। हम कहने कि अगर OH अगर यस ब्लॉक, अगर इसको आइडेंटिफाई करना हो, कैसे पहचान करेंगे प्रबल और दुर्बल? तो जान जाओ कि OH अगर यस ब्लॉक के तत्वों के साथ जुड़ा है, यस ब्लॉक के तत्वों के साथ जुड़ा है, जैसे हलीना करे रब से फरियाद और बेटा मांगे कार बाप राजी, अगर इनसे OH जुड़ा है ना तो समझाओ क्या हो जाएगा? वह क्या हो जाएगा? प्रबल क्षार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रबल क्षार। उसके बाद नेक्स्ट बोला गया वीक क्षार, यानी वीक बेस, दुर्लभ क्षार। उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो बोलेंगे वह पदार्थ जो जल में घोलने पर आसानी से OH आयन नहीं देता हो, उसे हम बोलते हैं वीक बेस, दुर्लभ क्षार हिंदी में। और जैसे एग्जांपल क्या, अमोनियम क्लोराइड है हमारा, क्या है? क्या हमारा है? हमारा नेक्स्ट है एल्कोहल है, नेक्स्ट क्या है? ईथर, ETC। यानी जितने कार्बनिक क्षार होंगे वो क्या होंगे? वीक क्या होंगे? वीक क्षार होंगे। क्लियर? चलो अब इसको हम बोले थे फटाफट इसी सॉरी ले लिए हो। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं इसके नेक्स्ट कंसेप्ट। एक और कंसेप्ट है आरएनएस की अवधारणा। क्षार के लिए भी आरएनएस ने अपना नियम दिया था। आगे दोस्तों चलिए अब हम लोग देखते हैं ना नेक्स्ट क्षारक के लिए अवधारणा, यानी आरएनएस ने क्षारक के लिए भी दिया था, क्षार के लिए भी अवधारणा दिया था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात में देखो क्षार के लिए उन्होंने क्या अवधारणा दिया था, सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्षार के लिए उन्होंने क्या दिया था अवधारणा। क्षार लेके उन्होंने बोला कि वह पदार्थ जो जल में घोलने पर, उन्होंने कहा कि क्षार वही हो सकते हैं जो इसको हम जल में घोलेंगे, अगर वो आसानी से OH आयन दे देता हो तो बस समझाओ कि वो क्षार होगा। आरएनएस भाई साहब ने क्या बोला कि यदि हम क्षार है ना, आपके अगल बगल में कोई वस्तु अगर क्षार है उसको हम जल में घोल दे रहे हैं, अगर वो आसानी से OH आयन दे देता है तो बस वही क्या होगा? क्षार होगा। और अम्ल के लिए क्या बोला था? उन्होंने बोला कि अगर कोई आपके आसपास अगर वस्तु है, अगर उसको हम जल में घोल दे रहे हैं, आसानी से H+ आयन देता था, उससे हम लोग क्या बोलते थे? अम्ल। क्षार के लिए बोला उन्होंने वह रासायनिक पदार्थ जिसको हम जल में घोल दे रहे हैं, घोलने के बाद
आसानी से OH माइनस आयन दे देता हो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, क्षार। यहाँ पर लिखा गया है वह पदार्थ जो जल में घोलने पर OH आयन देता हो, क्या था, OH आयन देता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। किसके अनुसार, RNA के अनुसार। किसके अनुसार, RNA के अनुसार। जैसे एग्जांपल देखो लिखा गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को ना अगर घोलेंगे तो ये हमारा क्या होगा, ये टूट कर दो बॉन्ड में टूट जाएगा, ये बन जाएगा प्लस और दूसरा ये आसानी से देगा OH माइनस आयन। नेक्स्ट KOH, अगर इसको हम जल में घोलेंगे तो ये भी आसानी से दे देगा, क्या दे देगा, क्या दे देगा, OH आयन, मतलब कह सकते हो OH आयन माइनस दे देगा, मतलब कह सकते हो कि OH आयन दे देगा। आगे बात समझ। ये तो था क्षार की कहानी, अम्ल की कहानी। ये तो बहुत मजा आ गया इनको सुनने में, समझने। एक बात और बता दे रहा हूँ, जितने बच्चे देख रहे हैं इसको अच्छे से पूरा देख लो। आपका इंट्रोडक्शन बताया जा रहा है अम्ल, क्षार और लवण का, ये बहुत मजा आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या हमारा लवण, इसको हम लोग देख लेते हैं लवण क्या होता है, उसको नॉर्मली बता सकते हैं। इसको लवण का डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि वह पदार्थ, या हम कह सकते हैं कि वह पदार्थ जिसको अम्ल और क्षार को आपस में मिलाते हैं तो लवण बनता है। यानी कह सकते हैं कि लवण वह पदार्थ था जो अम्ल और क्षार के मिलाने से प्राप्त होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लवण। क्लियर, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, लवण। लिख दें, उसको भी लिख दें। चलो अच्छा, तब तक इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम उसको लिखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं ना नेक्स्ट पदार्थ, एक नेक्स्ट कंपाउंड के बारे में जिसका नाम है लवण। क्या है, लवण। इसको डिफाइन कैसे किया गया, बोला गया ना कि वह पदार्थ जो जल, या हम कह सकते हैं वह पदार्थ जो अम्ल और क्षार के मिलाने से बनते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लवण। दूसरा बोला गया है, यानी इसको दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं कि वह जब जल और जब अम्ल और क्षार को मिलाते हैं और एक यौगिक का निर्माण होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। और जैसे देखो यहाँ पर बोला है ना, अम्ल क्षार को जब मिलाएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, लवण बनेगा, और उसके साथ साथ क्या बनेगा, जल। और यह क्रिया कहलाती है ना उदासीनीकरण, और उदासीनीकरण के द्वारा क्या बनता है, लवण। आगे ये तो था अम्ल, क्षार और लवण। अब एक चीज और है, जाते जाते करने जा रहा हूँ कि अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो तुरंत लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे बहुत अच्छे धमाके के दार के साथ, एग्जाम्पल के साथ। तब तक लिए बाय।